आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 16 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल ने हद कर दी पार, दमिश्क में सीरियाई आर्मी हेडक्वार्टर्स पर ही कर दिया हमला। इराक के कुर्दिस्तान में 3 ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला, अमेरिका भड़का। गजा में मदद बांटने वाली साइट पर भगदड़, दम घुटने से 21 फलस्तीनियों की गई जान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का ऐलान, इसराइल को क्यों बताया अमेरिका का कुत्ता, देखिए आगे रिपोर्ट में। और रूस ने एक दिन में यूक्रेन के 1200 से ज्यादा फौजी मारने का किया दावा। जर्मनी के बाद इटली भी रूस को लेकर हुआ सख्त। तो चलिए बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। दमिश्क में सीरिया की आर्मी के हेडक्वार्टर पर इसराइल ने हमला किया है। ये बहुत बड़ी हिमाकत है, टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन क्या अहमद अल-शरा बोलेगा कुछ? इसराइल ने आज सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क के बीचों बीच मौजूद सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स के बाहर हवाई हमला किया, जिसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसराइल की माना जा रहा है। इसराइल किसी पागल सांड की तरह कहीं भी हमला कर रहा है और अहमद अल-शरा किसी शर्मीले हिरन की तरह खामोश है। इस हमले से कुछ घंटे पहले साउथ सीरिया के स्वेदा इलाके में द्रूज और बदुइन कबीलों के बीच हुई खूनी लड़ाई में कई लोगों की मौत हुई थी। सीरिया की फौज इस झगड़े को रोकने पहुंची, लेकिन अब इसराइल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बताइए, झगड़ा रुकवाने वालों के ऊपर हमला कोई कैसे कर सकता है? इसराइल ऐसे लग रहा है कि द्रूज कम्युनिटी जहां रहती है सीरिया में, उस इलाके को अपना इलाका मान बैठा है और कोई बोलने वाला नहीं है दुनिया में। इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने धमकी दी है कि अगर सीरिया की फौज स्वेदा से नहीं हटी तो हमले और तेज होंगे। अबे तुम्हारी फौज वहां लगेगी क्या अगर सीरिया की फौज नहीं लगेगी? उसका दावा है कि यह ऑपरेशन सीरिया के द्रूज तबके की द्रूज माइनॉरिटी की हिफाजत के लिए है। बताइए, इस हमले से इलाके में तनाव है, टेंशन है और बढ़ गया है। ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है और अब सीरिया और इसराइल के बीच टकराव का दायरा दमिश्क तक फैल चुका है। क्या अब भी सीरिया की खुद मुख्तार हुकूमत खुद कोई फैसला ले पाएगी इसराइल के खिलाफ, या खामोशी से है बस बैठी रहेगी? अगली खबर इराक से। इराक के कुर्दिस्तान में 3 ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला हुआ है। बुध की सुबह इराक के नॉर्थ कुर्दिस्तान इलाके में 3 ऑयल फील्ड्स पर बारूद से भरे ड्रोन्स गिराए गए। ये इस हफ्ते का तीसरा हमला है। एक दिन पहले भी अमेरिकी कंट्रोल वाले ऑयल फील्ड पर हमला हुआ था, यानी अमेरिका के कब्जे में या अमेरिका के कंट्रोल में जो तेल के कुएं आते हैं वहां पर हमला हुआ था एक दिन पहले। अमेरिका के लिए यह खतरे का अलार्म है। ताव के पेशखाबुर और आइन सिफनी ऑयल फील्ड को आज हुए हमले में भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। इराकी हुकूमत ने इन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। खबर यह भी है कि जब ये हमले हो रहे थे तब इराकी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की तेल कंपनी के अफसरों से बातचीत कर रहे थे अगली डील के लिए। खैर, अमेरिका ने इन हमलों पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली नहीं है। सीरिया और इराक के बाद अगली खबर गजा से। गजा में जीएचएफ साइट पर भगदड़ हुई है आज और दम घुटने से 21 फलस्तीनियों की जान चली गई है। खान यूनिस, जो कि गजा का एक शहर है, वहां आज बुध की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जीएचएफ यानी कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की मदद लेने के लिए जमा भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि कम से कम 21 लोग इस भगदड़ में हलाक हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर की मौत धक्का मुक्की और दम घुटने से हुई है। अमेरिका और इसराइल की मदद से चलने वाली जीएचएफ ने इंसिडेंट के बाद दावा किया कि भगदड़ की वजह भीड़ में मौजूद कुछ हथियारबंद अफराद थे जो हमास से जुड़े बताए गए। जीएचएफ ने कहा कि 19 लोग पैरों तले कुचले गए। सोचिए, हजारों लोग होंगे तभी 19 लोग पैरों तले कुचले जाने के बाद मारे गए। कहा गया 19 लोग पैरों तले कुचले गए और एक को चाकू मारा गया, जबकि एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर को बंदूक दिखाकर धमकाया गया। बस। हालांकि गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि जीएचएफ का यह बयान बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका मकसद अपनी नाकामी को छुपाना है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि जैसे ही भीड़ बढ़ी, जीएचएफ की टीम ने हालात काबू करने के बजाय टीयर गैस का, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे भगदड़ मच गई और लोग दम घुटने से गिरते चले गए। इस इंसिडेंट ने गजा में पहले से मौजूद भुखमरी, अफरा तफरी और मदद के नाम पर हो रहे शर्मनाक सलूक की तस्वीरों को और ज़्यादा खौफनाक बना दिया है। मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, बिल्कुल
जो सलूक हो रहा है वहाँ मदद लेने गए फ़लस्तीनियों के साथ, वो इंसानी मयार से बहुत गिरे दर्जे का सलूक है। अब खबर ईरान से। आयतुल्लाह खामेनी का एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 दिन की जंग में इसराइल घुटनों पर आ गया। लंबा बयान है, सुन लीजिए। ईरान के रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा है कि हालिया 12 रोज़ा जंग में इसराइल अकेले ईरान का सामना करने में नाकाम रहा और आखिरकार उसे अमेरिका की दहलीज पकड़कर सीज़ फायर की भीख मांगनी पड़ी। तेहरान में ईरान की जुडिशरी के अफसरों से खिताब करते हुए खामेनी ने कहा कि ये जंग ईरान की फ़ौजी ताकत, मुल्क के इत्तेहाद और कौमी हौसले का सबूत बन गई है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके चेन्ड डॉग यानी जंजीर से बंधे कुत्ते यानी पालतू कुत्ते यानी इसराइल का मुकाबला करने की हिम्मत होना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये कुत्ते वाला लफ्ज़ खामेनी साहब ने बोला है। ये प्रेस टीवी की खबर के इस तीसरे पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है चेन्ड डॉग। किसी को भी यूट्यूब या इसके बाहर दिक्कत हो तो पढ़ ले, क्योंकि मैं खामेनी का बयान पढ़ रहा हूँ तो एक एक लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। आयतुल्लाह खामेनी ने ये याद दिलाया कि कभी ईरान अमेरिका का ग़ुलाम था पहलवी के दौर में, मगर आज हालात ये हैं कि अब हम ना अमेरिका से डरते हैं बल्कि उसे डराते भी हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान कभी भी किसी भी सफ़र या किसी भी जंग में कमज़ोर हाथों से नहीं उतरेगा। हमारे पास अक्ल भी है, ताकत भी है और इरादा भी है। खामेनी ने कहा कि अगर इसराइल में ज़रा सी भी ताकत होती तो अमेरिका से फरियाद न करता, सीज़ फायर की भीख ना मांगता, मगर उसे समझ आ गया कि ईरान से टकराना उसके बस की बाहर है। दोस्तों, गौरतलब है कि 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के कई सीनियर कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार डाला था, जिसके बाद ईरान ने भारी जवाबी कार्रवाई की और इसराइल के कई मिलिट्री टारगेट्स के साथ साथ कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को भी निशाना बनाया था। आज तो एक बयान ईरान से और आया था एक एक्स एम्बेसडर का कि ईरान के उस दौर के हमलों में 30 इसराइली पायलट्स मारे गए थे, जिसकी खबर इसराइल ने दबाई। उस पर हमने एक स्पेशल शो, पिछला वीडियो बनाया, देखिएगा जाकर। फिलहाल जब ईरान ने जवाब दिया उसी के बाद और कतर वाले एयरबेस पर हमला किया उसी के बाद, या कतर वाले अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया उसी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच चैप्टर क्लोज करवाते हुए सीज़ फायर करवा दिया और जंग थम गई। यू नो वेरी वेल, सब लोग जानते हैं। 2-3 खबरें यहाँ से। रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें लगातार रूस आगे बढ़ रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैंने कल ही आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान बताया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग रूस ही जीतेगा, बस वक्त की बात है वो कब तक जीतेगा। रूस ही मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहा है, पूरा नाटो मदद कर रहा है यूक्रेन की, लेकिन लग रहा है अमेरिका के सदर को कि रूस जीतेगा। अब क्या आई है खबर, तास न्यूज़ एजेंसी 16 जुलाई को लिखती है, रशियन ट्रूप्स लिबरेट नोवोखात्स्कोये कम्युनिटी इन डोनेट्स्क रीजन ओवर पास्ट डे। बड़े ख़तरनाक लफ्ज़ हैं रशियन में। एक और कम्युनिटी को, एक और गांव को या एक और बस्ती को यूक्रेन की कब्ज़ा लिया है रूस ने और उसी का नाम है नोवोखात्स्कोये। ये डोनेट्स्क रीजन में आती है। इसे पिछले दिन कब्जाया गया है, यहाँ से खदेड़ा गया है यूक्रेनी फ़ौज को। ये रूस का दावा है और सिर्फ इतना ही दावा नहीं है, जितने भी मोर्चे हैं, जितने भी फ्रंट खुले हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, सब जगह कुल मिलाकर रूस ने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमने यूक्रेन के 1255 फौजियों को मार गिराया है। कहा है यूक्रेनी आर्मी लूज मोर देन 1255 ट्रूप्स इन बैटल्स विद रशियन फोर्सेस इन ऑल द फ्रंट लाइन एरियाज इन पास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटे में 1255 से ज़्यादा फौजी या 1255 फौजी मारने का रूस ने दावा किया है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और न सिर्फ ये नुकसान बल्कि ये बताया है कि हमने कई 3 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स भी उनके उड़ाए, कई अलग अलग रीजन की कई आर्मर्ड व्हीकल्स, कई आर्टिलरी गन्स और उनके तोपखाने को और उनके जो टैंक्स हैं उनको उड़ाया है। ये रूस का दावा। देखिए, जंग में दावा कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूक्रेन की खबर लेंगे तो यूक्रेन कुछ और इसी खबर के बारे में कह रहा होगा। खैर, वहाँ ये खबर थी नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। कल जर्मनी ने ये कहा था कि 2030 तक शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए रशिया के साथ, तो रशिया का मजबूत होना हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इटली आ गया उसी के पीछे, यूरोप का एक और बड़ा मुल्क। इटली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रशिया की बढ़ती ताकत और रशिया जो वापस अपनी फौजी कुव्वत हासिल कर रहा है उसको लेकर बड़ी वार्निंग दी है कि ये पूरे यूरोप के लिए खतरा है।
ऐसा नहीं है कि सीज फायर के बाद रूस रुक जाएगा। रूस जिस हिसाब से अपनी फौजी सलाहियतों और क़ुव्वतों को बढ़ा रहा है, वो एक बड़ा ख़तरा है और वो एक बड़ी जंग की अलामत है, और ये यूरोप के लिए ख़तरे का सिग्नल हो सकता है। इसलिए हमें अपना डिफेंस और रूस से मुकाबला करने की क़ुव्वत को मजबूत करना होगा। ये लिखा हुआ, देयर आर नो साइंस दैट सजेस्ट रिकन्वर्शन। मतलब उन्होंने कहा कि रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री जो है सिविलियन पर्पस के लिए कोई काम कर रही है, ऐसा कोई सिग्नल मिला नहीं है। यानी जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जंग की तैयारी वहाँ भी आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ सीरिया की, और सीरिया की तस्वीर ये कहती है, ये आप स्टिल देख लीजिए, ये सीरिया पर आज हुए हमले का स्टिल है। और आप ज़रा सोचिए किस लेवल का ये हमला किया गया है सीरिया पर इसराइल की तरफ से। शर्म आनी चाहिए शरह को कि अब तक ऐसे हमलों पे खामोश है। क्यों सदर बन गया जब जिस मुल्क की वो हिफाजत नहीं कर सकता। A series of Israeli air strikes hit the Syrian capital Damascus, और ये कुछ नहीं है, दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले हो रहे हैं और प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास बताया गया, यानी अलशरा का जो महल है, जो सरकारी घर है, उसके पास ये हमले। अब ये ताज़ा खबर आ रही है, जनरल स्टाफ बिल्डिंग के पास भी जो है हमला हुआ है। मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था ये हो रहा है। और दूसरी खबर ये है, अभी सोशल मीडिया पर तैर रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग के तौर पर दी गई अभी जब से कुछ मिनट्स पहले, कि इसराइली चैनल 14 की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जोलानी रिजीम की जो खिलाफ है, वो इसराइल ने एक बहुत लंबे एस्केलेशन की तैयारी कर ली है, यानी एक बड़ी जंग। यार ये अमेरिका तो दोस्ती कर रहा था जोलानी से और सब कुछ कर रहा था, सैंक्शन हटा रहा था, ये इसराइल को नहीं समझा पाया या इसराइल को कुछ और समझाया है पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।